माई सेल्फ रेशमा कपूर। आज की क्लास में हम इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स इस टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारे इम्यून सिस्टम के कारण हमारी बॉडी में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, कई डिजीज हो जाती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। इन कॉम्प्लिकेशंस को हमने 3 कैटेगरीज में रखा है। 3 कैटेगरीज में हम इनको पढ़ते हैं। एक है हाइपर सेंसिटिविटी, एक कैटेगरी होती है जिसमें हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को रखते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और ऑटो इम्यून डिजीज। एक तीसरी कैटेगरी है जिसमें हम इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स और डिजीज को पढ़ते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स और डिजीज। हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि जब भी कोई एलर्जन हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है, हमारी इम्यून सेल्स उस एलर्जन के लिए ओवर रिएक्टिव हो जाती हैं एंड हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करती हैं। रिजल्टेंट हमारी बॉडी में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिससे डिजीज हो जाती है। इसको हम हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स कहते हैं और इसी को हम हाइपर सेंसिटिविटी में पढ़ते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो डिजीज होती है, वो हमारी ऑटो इम्यूनिटी के कारण होती है, जिसमें सेल्फ एंटीजन के लिए, सेल्फ प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ये एंटीबॉडीज जो सेल्फ प्रोटीन के अगेंस्ट बनी है, उसको हम ऑटो एंटीबॉडीज कहते हैं। ये ऑटो एंटीबॉडीज अपने ही टिश्यूज को, अपने ही ऑर्गन्स को डैमेज करती है। रिजल्टेंट बॉडी में कई तरह की डिजीज हो जाती है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। एक तीसरी कैटेगरी है जिसमें आप इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। इसमें इम्यून सिस्टम में इम्यून सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है या इम्यून सेल्स अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करे, तो उसके रिजल्टेंट जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो डिजीज हो जाती है, उसको हम इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स और इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंपटीशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज अ कंडीशन व्हेन वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम अनेबल टू वर्क प्रॉपर्ली ड्यू टू एनी डिफेक्ट्स or abnormalities in development of immune cells or abnormalities in development of immune mechanism. It means जब हमारे immune cells के development में कोई defect हो जाए या इनके development में कोई abnormalities आ जाए या फिर हमारा immune mechanism abnormal function करे, तो resultant हमारी body में immune cells की deficiency हो जाती है। इसके कारण हमारा immune system प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। इसके रिजल्टेंट जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो डिजीज होती है, उसको हम इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज और इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कहते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी की सेल्स और इनेट इम्यूनिटी की सेल्स दोनों अफेक्टेड हो सकती हैं। ऑटो इम्यूनिटी में हमने बच्चों पढ़ा था कि ऑटो इम्यूनिटी के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इनेट इम्यूनिटी की सेल्स ऑटो इम्यूनिटी को जनरेट नहीं करती। इसी तरह हाइपर सेंसिटिविटी में हमने पढ़ा है कि हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है। फर्स्ट टाइम जब कोई एलर्जन बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होती, री एक्सपोजर होने पर ही हाइपर सेंसिटिविटी होती है। लेकिन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में हमारी इनेट इम्यूनिटी, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सेल्स अफेक्टेड हो जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सेल्स में डेफिशिएंसी होने से भी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं एंड इनेट इम्यूनिटी की सेल्स में भी डेफिशिएंसी से इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। यहाँ पर एक चार्ट है जिससे आप आसानी से देख सकते हैं कि बी सेल्स की डेफिशिएंसी से भी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, टी सेल्स से भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कुछ डिफेक्ट हो जाए या फिर फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स में डेफिशिएंसी होने से भी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमारी बी सेल की डेफिशिएंसी से या ह्यूमोरल इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं एंड सबसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इससे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज एंड सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज।
प्राइमरी को हम कंजेनिटल भी कहते हैं एंड सेकेंडरी को हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज भी कहते हैं। प्राइमरी और कंजेनिटल इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर्स के इंपॉर्टेंट फीचर देख लेते हैं। प्राइमरी और कंजेनिटल में जो डिसऑर्डर्स होते हैं बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ये इनबॉर्न डिजीज है, जन्म के साथ ही होती हैं, लेकिन इनका जो सिम्टम्स हैं वो डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस में दिखाई देते हैं। प्राइमरी डिजीज होने का मेन कॉज होता है कोई जेनेटिक और डेवलपमेंटल डिफेक्ट होना, किसी ऐसे जीन्स में म्यूटेशन हो जाए जो कि इम्यून सेल्स के डेवलपमेंट, उनके मैच्योरेशन के लिए जरूरी होते हैं, उन जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से बनने वाली सेल्स अफेक्टेड हो सकती हैं, माइलोइड प्रोजेनाइटर से बनने वाली सेल्स का डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन अफेक्टेड हो सकता है। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन के लिए जो प्रोटीन्स जरूरी होते हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं। रिजल्टेंट हमारी इम्यून सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ऐसे जीन्स में म्यूटेशन हो जिनसे कि लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से बनने वाली टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, इनका डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन अफेक्टेड हो तो हमारी टी सेल, इनका नंबर अफेक्टेड हो सकता है या इनकी फंक्शनिंग अफेक्टेड हो सकती है, बी सेल का डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन अफेक्टेड हो सकता है, या दोनों ही अफेक्टेड हो सकते हैं। इसी तरह ऐसे जीन्स का म्यूटेशन हो जाए, ऐसे जीन्स में डिफेक्ट हो जाए जो कि माइलोइड सेल प्रोजेनाइटर से बनने वाली ग्रैनुलोसाइट्स ग्रैनुलोसाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो हमारी बॉडी में फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस तरह से जो प्राइमरी और कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं उन डिजीज के होने का मेन कॉज होता है जीन में म्यूटेशन हो जाना, डेवलपमेंटल डिफेक्ट का होना। सेकेंडरी और एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स में ऐसी डिजीज आती हैं जो कि बाय बर्थ नहीं होती है, ये एक्वायर्ड की जाती हैं, जन्म के बाद अपने एनवायरनमेंट से इसको हम एक्वायर्ड करते हैं। इनका मेन कॉज होता है लंबे समय से होने वाला कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन, जैसे कि किसी को HIV का इन्फेक्शन है जिससे कि एड्स हो जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें इम्यून सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन जो लंबे समय से हो रहा है उसके कारण एड्स हो जाता है। एड्स को हम HIV से लिंक करते हैं, HIV के कारण एड्स होता है, लेकिन सिर्फ HIV के कारण ही हमारी इम्यूनोडेफिशिएंसी नहीं होती है, कुछ और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं जो कि क्रॉनिक है, लंबे समय से है, उसके कारण भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे टीबी का इन्फेक्शन, इससे भी एड्स हो जाता है, मीन्स हमारी इम्यून सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जो एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज जो होती हैं वो मोर कॉमनली मिलती हैं। कई फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, कैंसर सेल, क्रॉनिक इन्फेक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजीज। कई ऐसी डिजीज है जिनके रिजल्टेंट हो जाती है, लाइक किसी को डायबिटीज है तो लंबे समय से डायबिटीज के कारण WBC अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। इसी तरह कुछ ड्रग्स होती है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, लंबे समय से अगर स्टेरॉइड्स लिए जा रहे हैं तो उसके कारण भी इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाती है। एंड अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये भी इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में इंटरफेयर करते हैं। तो सेकेंडरी और एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो कि किसी रीजन से हम एक्वायर्ड करते हैं, ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन प्राइमरी और कंजेनिटल डिसऑर्डर्स ये बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज को भी आगे हम दो टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। स्पेसिफिक मीन्स किसी पर्टिकुलर सेल की, किसी स्पेसिफिक सेल की डेफिशिएंसी के कारण जो डिसऑर्डर्स होंगे, जैसे कि बी सेल की डेफिशिएंसी हो जाए और टी सेल की डेफिशिएंसी हो जाए, तो इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसके तीन टाइप्स होते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसमें बी सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है, सेलुलर इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसमें टी सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है, एंड कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसमें बी सेल एंड टी सेल दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, जब बी सेल एंड टी सेल दोनों की डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज होंगी उसको हम कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोडेफिशिएंसी के भी दो टाइप्स होते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ फेगोसाइटोसिस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट।
डिसऑर्डर्स ऑफ फेगोसाइटोसिस में ऐसे जीन्स का एक्सप्रेशन इनहिबिट हो जाता है, ऐसे जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण फेगोसाइटोसिस सेल्स का डेवलपमेंट होता है या फेगोसाइटोसिस अपना प्रॉपर फंक्शन करती है। रिजल्टेंट जो डिसीज होंगी उनको हम डिसऑर्डर्स ऑफ फेगोसाइटोसिस में पढ़ते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट में ऐसे जीन्स डिफेक्टेड होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन डिफेक्टेड हो जाता है जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन के लिए जरूरी होते हैं। इसमें दो टाइप्स है, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट डेफिशिएंसीज एंड कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटर डेफिशिएंसीज। इस स्लाइड से हम कंजेनिटल स्पेसिफिक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के कॉज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टेम सेल से माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल एंड लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल बनती है। लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से आगे जाके बी सेल्स एंड टी सेल्स का मैच्योरेशन होता है। अगर यहाँ पर ऐसे जीन्स में डिफेक्ट होता है जिसके कारण लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से बी सेल्स एंड टी सेल्स नहीं बनती, मीन्स प्री बी सेल एंड टी सेल का डेवलपमेंट अफेक्टेड हो जाता है, तो इसके कारण स्किट नाम का डिजीज हो जाता है, बहुत ही कॉमन है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो इस केस में ना तो बी सेल बनेगी, बी सेल का डेवलपमेंट होगा, ना ही टी सेल का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर यहाँ पर इन जीन्स में तो डिफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन प्री बी सेल से मैच्योर होने वाली बी सेल के बीच में किन्हीं जीन्स का डिफेक्ट हो रहा है, कोई जीन्स म्यूटेटेड हो रहे हैं, तो क्या होगा कि प्री बी सेल से मैच्योर बी सेल नहीं बनेगी। तो इस केस में बी सेल की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर बी सेल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, रिजल्टेंट इससे रिलेटेड डिजीज हमको हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हो कि ऐसे जीन्स नॉर्मल एक्सप्रेस करें, प्री बी सेल से मैच्योर बी सेल का डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन उन जीन्स में डिफेक्ट हो जाए जो कि क्लास स्विचिंग के लिए जरूरी होते हैं, जिससे कि मैच्योर बी सेल आगे जाके एंटीबॉडी सिक्रेट करती है। क्लास स्विचिंग के लिए जो जीन्स चाहिए होते हैं, यहाँ पर अगर जीन्स में डिफेक्ट हो रहा है, देन एंटीबॉडीज से रिलेटेड एंटीबॉडी नहीं बनेगी, एंटीबॉडीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अल्टीमेटली बी सेल की डेफिशिएंसी से आप ये चीज ध्यान रख लीजिएगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बनते, चाहे प्री बी सेल नहीं बनेगी तो भी एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। अगर बी सेल मैच्योर हो जाती है लेकिन आगे जाकर जीन्स डिफेक्ट हो जाते हैं, जीन्स में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, तब भी एंटीबॉडी का सिक्रेशन नहीं होगा। इसी तरह मान लो कि ऐसे जीन्स में डिफेक्ट हो जाता है जिसके कारण प्री टी सेल से मैच्योर टी सेल का डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है, तो क्या होगा कि टी सेल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टी सेल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। टी सेल की डेफिशिएंसी के कारण बी सेल अगर बन भी गई है, बी सेल के मैच्योरेशन के लिए एंटीबॉडी सिक्रेशन के लिए जीन्स अवेलेबल है, लेकिन तब भी एंटीबॉडी सिक्रेशन अफेक्टेड होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बी सेल को एंटीबॉडी सिक्रेट करने के लिए, क्लास स्विचिंग के लिए टी सेल से सिग्नल मिलना जरूरी होता है। तो अगर टी सेल की डेफिशिएंसी होगी तो रिजल्टेंट एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन की डेफिशिएंसी तब भी हो जाएगी। इसी तरह ऐसे जीन्स अफेक्टेड हो जाएं जिनसे कि माइलोइड प्रोजेनाइटर से बनने वाले ग्रैनुलोसाइट्स, एग्रैनुलोसाइट सेल्स के डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन अफेक्टेड हो, तो इससे रिलेटेड डेफिशिएंसी हो जाएगी। जो स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो डेवलपमेंट की, मैच्योरेशन की डिफरेंट स्टेजेस पर अफेक्टेड होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज के जीन्स डिफेक्ट हुए हैं, किन जीन्स में म्यूटेशन हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली डेफिशिएंसी हो जाती है। नाउ ह्यूमोरल इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, बी सेल की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं वो हम देख लेते हैं। एक्स-लिंक्ड अगामाग्लोबुलिनेमिया, ट्रांजिएंट hypogammaglobulinemia of infancy, immunodeficiencies with hyper IgM, common variable immunodeficiency, selective immunoglobulin deficiencies and transcobalamin second deficiency। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स है जो कि बी सेल की डेफिशिएंसी के कारण हो जाते हैं। सेलुलर इम्यूनोडेफिशिएंसी के कारण कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं, जिसमें टी सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है, थाइमिक हाइपोप्लेशिया, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड पायरोफॉस्फोराइलेज पीएनपी डेफिशिएंसी, एनके सेल डेफिशिएंसी, इडियोपैथिक CD4 लिम्फोपीनिया, क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, बायोटिन डिपेंडेंट मल्टीपल कोकार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी।
ये टी सेल की डेफिशिएंसी के कारण होने वाले डिसऑर्डर्स है। कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसमें टी सेल एंड बी सेल दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से डिसऑर्डर्स है। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, अटेक्सिया, टीलेंजेक्टेसिया, cellular immunodeficiency with abnormal immunoglobulin, ipsoidic lymphopenia with lymphocytotoxin, Bayer lymphocyte syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome, Omenn syndrome, immunodeficiency with thymoma, immunodeficiency with short-limbed dwarfism और cartilage hair hypoplasia. डिसऑर्डर्स ऑफ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से डिसऑर्डर्स है। क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज डेफिशिएंसी, चेडियाक हिगाशी सिंड्रोम, हाइपर आईजीई सिंड्रोम, लेजी ल्यूकोसाइट सिंड्रोम, एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन डेफिशिएंसी, श्वार्ट्मान्स डिजीज, माइलोपेरोक्सीडेज डेफिशिएंसी, ल्यूकोसाइट G6PD डेफिशिएंसी एंड जॉब्स सिंड्रोम। ये कुछ डिजीज हैं जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी एंड इनेट इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। इन डिजीज को अक्सर कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी डेफिशिएंसी के कारण होने वाली डिजीज को डिस्कस करेंगे। इसमें बी सेल में डिफेक्ट्स होते हैं, बी सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है, रिजल्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज की डेफिशिएंसी हो जाती है। बी सेल की डेफिशिएंसी बी सेल में डिफेक्ट डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन की किसी भी स्टेज में हो, अल्टीमेटली एंटीबॉडीज की डेफिशिएंसी हो जाती है। इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इस डिजीज के लिए है, इसमें जो पेशेंट होते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। बैक्टीरिया है, एंटेरोवायरस है, इंटेस्टाइन पैरासाइट्स के लिए पेशेंट्स की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिले होता है। इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स बी सेल की डेफिशिएंसी के कारण ऑटो इम्यून डिजीज भी हो जाती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर इनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिड्यूस नंबर ऑफ पेरिफेरल ब्लड बी सेल, पेरिफेरल ब्लड में बी सेल्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है एंड एब्सेंट और रिड्यूस लेवल ऑफ एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन। पैथोजेनेसिस देखें तो जो मेन कॉज होता है वो बी सेल के डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट का ब्लॉक हो जाना, ऐसे जीन्स में डिफेक्ट हो जाना, म्यूटेशन हो जाना, जो कि बी सेल्स के डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनका एक्सप्रेशन बी सेल के डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के लिए जरूरी होता है। इसके साथ ही अगर रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ टीएच सेल, टी हेल्पर सेल्स, अगर टी हेल्पर सेल का फंक्शन प्रॉपर ना हो, टी हेल्पर सेल्स ना बने, मींस टी सेल की डेफिशिएंसी होने के कारण भी बी सेल्स की डेफिशिएंसी या बी सेल का फंक्शन अफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि बी सेल को क्लास स्विचिंग के लिए, बी सेल को अपने फंक्शन करने के लिए टी सेल से सिग्नल मिलना जरूरी होता है। बी सेल की डेफिशिएंसी के कारण फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं एक्स-लिंक्ड गामा ग्लोबुलिनेमिया, ये फर्स्ट इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है जिसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था। इसको ब्रूटन ने डिस्क्राइब किया, इसलिए इसको ब्रूटन एक्स-लिंक्ड गामा ग्लोमोबिया भी कहते हैं। जेनेटिक फीचर्स देखें तो ये एक्स-लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसलिए ये मेल्स में दिखाई देता है। पैथोजेनेसिस, इसका रीजन क्या है? यहाँ पर प्री बी सेल्स के डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट में ब्लॉकेज हो जाते हैं, इसके जीन्स में डिफेक्ट हो जाता है। इम्यूनोलॉजिकल फीचर्स देखें, रिजल्ट्स इन एब्सेंस ऑफ सीवियर रिडक्शन इन बी लिम्फोसाइट्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ऑल टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री बी सेल्स, जिससे कि मैच्योर बी सेल्स डिफरेंट बनेंगी, डेवलपमेंट होगा, मैच्योर बी सेल्स ही नहीं बनती हैं, क्योंकि प्री बी सेल के डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन के लिए जो जीन्स जरूरी होते हैं उन जीन्स में डिफेक्ट हो रहा है, रिजल्टेंट प्री बी सेल से मैच्योर बी सेल नहीं बनेंगी। ठीक है, जब मैच्योर बी सेल ही नहीं बन रही है तो ब्लड में बी सेल की डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड एंटीबॉडीज, सभी टाइप्स की एंटीबॉडीज की डेफिशिएंसी हो जाती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, नो एंटीबॉडी फॉर्मेशन, सो देयर इज नो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। Recurrent serious infection with pyogenic bacteria, pneumococci, streptococci, meningococci, pseudomonas and hemophilus means ऐसे पर्सन जिनमें बी सेल की डेफिशिएंसी है, उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटेरोवायरस है,
वो जल्दी जल्दी होते हैं, वो मोर प्रॉन होते हैं, मोर ससेप्टिबल होते हैं। ये जो डिजीज है ये होता क्यों है, इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम BTK जीन कहते हैं, ब्रूटन टायरोसिन काइनेज जीन। ये जो जीन होता है BTK जीन, ये जीन BCR सिग्नलिंग के लिए जरूरी होता है। लेकिन BTK जीन में अगर डिफेक्ट हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो प्री बी सेल मैच्योर बी सेल में डिफरेंशिएट नहीं होती, प्री बी सेल मैच्योर बी सेल में डेवलप नहीं होती हैं। तो एक्स लिंक्ड गामा ग्लोबुलिनेमिया होने का मेन कॉज है लैकिंग ऑफ BTK जीन। ठीक है, BTK जीन। नेक्स्ट है सेलेक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंसीज। इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे IgA डेफिशिएंसी। IgA की डेफिशिएंसी इस ग्रुप में कॉमन होने वाली डिजीज है। यूजुअली देखा गया है कि नॉर्मल पॉपुलेशन में 0.2% जो एंटीबॉडीज की डेफिशिएंसी होती है उसमें IgA की डेफिशिएंसी होती है। इस केस में IgM एंड IgG इनका अमाउंट सीरम में नॉर्मल होता है, लेकिन IgA का लेवल कम होता है। मेन इसका जो कॉज है वो है कि जो बी सेल्स हैं इंट्रिंसिक कोई उनमें डिफेक्ट हो जाए, जिसके कारण बी सेल्स टी सेल्स से एबनॉर्मल इंटरेक्ट करती हैं, या फिर साइटोकाइंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने में फेल हो जाती हैं, कोई एटॉपिक डिसऑर्डर हो जाए, या फिर रिकरेंट इन्फेक्शन हो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एलिमेंट्री कैनाल में और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में। इसके कारण भी IgA की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट है इम्यूनोडेफिशिएंसी विद हाइपर IgM। इसमें एंटीबॉडी M का लेवल तो इंक्रीज हो जाता है, एंटीबॉडीज M ज्यादा बनती है, लेकिन क्लास स्विचिंग नहीं होती, इसलिए सीरम में अदर एंटीबॉडी की कमी हो जाती है, एंटीबॉडीज की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसका जो मेन कॉज है वो है CD40 रिसेप्टर और लिगेंड में म्यूटेशन का हो जाना। बी सेल को क्लास स्विचिंग के लिए टी सेल के CD40 लिगेंड एंड बी सेल के CD40 रिसेप्टर का इंटरेक्शन होना जरूरी होता है। अगर यहाँ पर म्यूटेशन हो जाता है तो बी सेल क्लास स्विचिंग नहीं कर पाती। क्लास स्विचिंग के लिए जब बी सेल एंड टी सेल इंटरेक्ट करती है, TCR एंड BCR इनके बीच में फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, बी सेल को सिग्नल मिलता है। सेकेंड इंटरेक्शन CD28 एंड CD86 के बीच में होता है, लेकिन थर्ड जो इंटरेक्शन होता है जिसके कारण क्लास स्विचिंग होती है वो है CD40 लिगेंड एंड CD40 रिसेप्टर। लेकिन यहाँ पर अगर म्यूटेशन हो जाए, यहाँ पर कुछ डिफेक्ट हो जाए, तो ये इंटरेक्शन फेल हो जाता है, रिजल्टेंट बी सेल क्लास स्विचिंग नहीं कर पाती। जब क्लास स्विचिंग नहीं होती है तो IgA एंटीबॉडीज नहीं बनती है। तो इस तरह से हाइपर IgM में IgM का लेवल ज्यादा होता है, लेकिन सीरम में अदर्स एंटीबॉडी का लेवल डिक्रीज हो जाता है। क्लिनिकल फीचर देखें, रिकरेंट पायोजेनिक इंफेक्शंस एंड ऑटो इम्यून प्रोसेसेस सच एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया, hemolytic anemia and renal lesions. नेक्स्ट है ट्रांजिएंट हाइपोगामाग्लोबुलिनेमिया। इसमें न्यूबॉर्न बेबी में IgG का सिंथेसिस वो डिले हो जाता है। यूजुअली बर्थ के 2-3 महीने तक मैटरनल IgG से बेबी अपना काम चलाते हैं एंड 2-3 महीने के बाद अपनी खुद की IgG को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस IgG के सिंथेसिस में किसी कारण से डिले हो जाए तो उससे ट्रांजिएंट हाइपोगामाग्लोबुलिनेमिया हो जाता है। इसकी रिकवरी हो जाती है वैसे 18 to 30 मंथ्स की एज तक, लेकिन कुछ केसेस में गामा ग्लोबुलिन की ट्रीटमेंट भी दिया जाता है एंड देन फिर बेबीज अपना IgG बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, जिसको हम CVID भी कहते हैं। इसमें बी सेल्स नॉर्मल नंबर में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी डिफेक्टिव हो जाती है, एंटीबॉडी सिक्रेट करने की एबिलिटी में डिफेक्ट आ जाता है। रिजल्टेंट एंटीबॉडी IgG एंड IgA कम अमाउंट में होती है क्योंकि क्लास स्विचिंग नहीं हो पाती। यहाँ पर बी सेल तो नॉर्मल नंबर में प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके बाद भी ये क्लास स्विचिंग नहीं कर पाती हैं क्योंकि सप्रेसर टी सेल इंक्रीज हो जाते हैं एंड हेल्पर टी सेल की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसके कारण
बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं हो पाती है, क्लास स्विचिंग नहीं हो पाती है, रिजल्टेंट टोटल एंटीबॉडी लेवल यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर में भी एंटीबॉडी का लेवल डिक्रीज हो जाता है एंड सभी एंटीबॉडीज यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है क्योंकि प्लाज्मा सेल्स में बी सेल का डिफरेंशिएशन यहाँ पर अफेक्टेड होता है। So these are important common disorders which are related with our humoral immunodeficiencies. नेक्स्ट हम सेलुलर इम्यूनोडेफिशिएंसी के कारण होने वाली डिजीज को पढ़ते हैं। इसमें टी सेल का डिफेक्ट हो जाते हैं। टी सेल के डिफेक्ट के कारण यहाँ पर एंटीबॉडीज की डेफिशिएंसी भी हो जाती है क्योंकि हमें पता है कि बी सेल के डिफरेंशिएशन के लिए, एंटीबॉडीज के सिक्रेशन के लिए टी सेल से सिग्नल मिलना जरूरी है। अगर टी सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एंटीबॉडीज की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। इंपॉर्टेंट फीचर्स जिसमें सेलुलर इम्यूनोडेफिशिएंसी के कारण जो दिखाई देते हैं, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इंट्रासेलुलर पैथोजेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिले हो जाता है, अर्ली एज में डेथ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ब्लॉक इन डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टी सेल्स एंड रिड्यूस्ड नंबर ऑफ पेरिफेरल ब्लड बी सेल्स। पेरिफेरल ब्लड में बी सेल्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स विच आर रिलेटेड विद आवर सेलुलर इम्यूनोडेफिशिएंसी। टी सेल की डेफिशिएंसी से होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट हम डिजीज पढ़ लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है डाइजॉर्ज और आर्क सिंड्रोम। इसको हम थाइमिक हाइपोप्लेशिया भी कहते हैं। इसमें थर्ड एंड फोर्थ फेरिंजियल पाउच का डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है, थाइमस नहीं बनता या डिफेक्टिव थाइमस बनता है। इसको हम एप्लेशिया और हाइपोप्लेशिया ऑफ थाइमस भी कहते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का डेवलपमेंट भी अफेक्टेड हो जाता है। ऐसे जीन्स जिनके कारण डाइजॉर्ज सिंड्रोम होता है, ये जीन्स क्रोमोसोम 22 पर मिलते हैं। 22 क्रोमोसोम पर मिलने वाले जीन्स का डिलीशन हो जाए तो डाइजॉर्ज सिंड्रोम हो जाता है। कुछ और जीन्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जो कि अभी नोन नहीं है। डाइजॉर्ज सिंड्रोम पार्शियल भी हो सकता है, मीन्स पार्शली थाइमस ग्लैंड बने जिसके कारण कुछ नंबर में टी सेल एग्जिस्ट करती हैं, या कंप्लीट भी हो सकता है जिसमें थाइमस नहीं बनता एंड कंप्लीटली टी सेल एब्सेंट होती हैं। डाइजॉर्ज सिंड्रोम के कारण टी सेल्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है क्योंकि टी सेल का मैच्योरेशन थाइमस में होता है, यहाँ पर थाइमस ही प्रेजेंट नहीं होता, रिजल्टेंट टी सेल नहीं बनती। टी सेल नहीं बनती तो बी सेल नॉर्मल नंबर में होने के बावजूद भी डिफरेंशिएट नहीं हो पाएंगे, एंटीबॉडी सिक्रेशन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली इस डिजीज में भी एंटीबॉडीज का लेवल डिक्रीज हो जाता है। डाइजॉर्ज सिंड्रोम में न्यूनेटल कंडीशन में ही बेबीज मोर ससेप्टेबल हो जाते हैं वायरल, फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटी डेफिशिएंसी डिजीज एंड टी सेल इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज को पढ़ा है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज को पढ़ेंगे। आई होप आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।